Here's question number 8. In dealing with the theme that art transcends time or death, the above poem reminds one of. यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीचे जो पोएम्स दी गई हैं उनमें से कौन सी पोएम का थीम यह बताता है कि जो आर्ट है वह टाइम और डेथ के परे है। ऐसा कौन सा पोएम है जिसमें ये थीम दिखाई देती है। डेथ बी नॉट प्राउड, ओड टू द ग्रीसियन अर्न, इट इज रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड या इमोर्टलिटी ओड। तो ये जो थीम है कि जो आर्ट है, जो ब्यूटी है वो प्रिजर्व होकर रह जाती है टाइम और डेथ के बियॉन्ड, तो ये हमें ओड टू द ग्रीसियन अर्न में दिखाई देता है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ओड टू द ग्रीसियन अर्न। जो ओड टू द ग्रीसियन अर्न है वह जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है और इसमें आर्ट की इमोर्टैलिटी की बात कही गई है। जैसे कि ह्यूमन मॉर्टल है लेकिन आर्ट है वो इमोर्टल है। While human lives and emotions are fleeting, the beauty seen and silent from depicted on the Grecian urn। जो ग्रीसियन अर्न में जो ब्यूटी है, जो सीन है वो डिपिक्ट हुए हैं, वो हमेशा ही टाइम और डेथ को ट्रांसेंड्स करती रहेंगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर क्रोनोलॉजी, सही क्रोनोलॉजी पूछी गई है। कौन सी क्रोनोलॉजी यहाँ पर सही है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पब्लिकेशन ऑफ कैंटरबरी टेल्स, चौसर इन फ्रेंच वॉर, बिगिनिंग ऑफ 100 ईयर वॉर। तो जो कैंटरबरी टेल है वह फ्रेंच वॉर के बाद में लिखा जाएगा और जो फ्रेंच वॉर है वह 100 ईयर्स वॉर के बाद आता है। तो इसी तरह से हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ 100 ईयर वॉर। फिर चौसर फ्रेंच वॉर में जाएंगे और जब पेशेंट का रिबिलियन होगा उसके बाद कैंटरबरी टेल्स लिखा जाता है, क्योंकि कैंटरबरी टेल्स में हमें जो अलग अलग क्लास दिखाई देते हैं और जेफरी चौसर जो अपनी उस टाइम की जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसको क्रिटिक कर पाते हैं, वह इन सब के कारण ही कर पाते हैं। जो फ्रेंच वॉर और पीसेंट रिबिलियन के बाद जो चर्च के करप्शन की बात आती है उसके बाद से ही वो कैंटरबरी टेल्स को लिख पाते हैं। जो 100 ईयर वार है वह 1337 में होता है और 1359 में फ्रेंच 100 ईयर वॉर में चौसर सर्व्ड एज इंग्लिश आर्मी। फिर 1381 में पीसेंट रिबिलियन होता है जिसे वॉट टाइलर रिबिलियन भी कहते हैं और जो कैंटरबरी टेल है वो अराउंड 1387 टू 1400 में लिखी जाती है। चूज द लैंग्वेज फ्रॉम विच मेनी वर्ड वेयर बोरोड ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड ने ज्यादातर वर्ड्स कहाँ से बोरो किए थे। तो उन्होंने ज्यादातर वर्ड्स लैटिन और फ्रेंच से बोरो किए थे। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच है वह वैसे तो ऑफिशियल लैंग्वेज थी गवर्नमेंट की, जिसने बहुत सारे फ्रेंच वर्ड इंट्रोड्यूस किए मिडिल इंग्लिश में। साथ ही साथ जो लैटिन है वह प्राइमरी लैंग्वेज बनी रही चर्च की, तो इसीलिए यहाँ पर लैटिन और फ्रेंच दोनों ही लैंग्वेज होगा। मैच द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंड द डायलेक्ट्स इन विच दे वेयर रिटन। तो यहाँ जो वर्क है वह कौन से डायलेक्ट में लिखा गया है। तो कैंटरबरी टेल्स की बात करें तो यह ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया है और जो बियोवुल्फ है वह वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट में लिखा गया है। तो जहां भी ऑप्शन बी का 4 है और सी का 2 है, तो ये ऐसा हमारा ऑप्शन सी में है। जो पेशेंस है वह वेस्ट मिडलैंड में लिखा गया है और जो एन बाइट ऑफ इन वाइट है वह कैंटिस डायलेक्ट में लिखा गया है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर जो पेशेंस है जिसे पर्ल पोएट के द्वारा लिखा गया है यह वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया है। जो कैंटरबरी टेल है वह ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया है। जो बियोवुल्फ है
वह वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में लिखा गया है। और एन बाइट ऑफ इनवाइट ये डैन मिशेल के द्वारा लिखा गया है कैम्ब्रिज डायलेक्ट में। The original speaker of the Norman French language, which began to be spoken in the English court from 142 onwards during the Middle English period, were from। तो जो नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज है वह किससे इन्फ्लुएंस्ड है? तो वह स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड है। तो यहाँ सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। जो नॉर्मन थे वो ओरिजिनली नॉर्स वाइकिंग्स स्कैंडिनेवियन से होते हैं, जो कि नॉर्दर्न फ्रांस या नॉर्मैंडी में सेटल हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन स्कैंडिनेवियन होगा। नेक्स्ट assertion reason question, Jacobean dramatists were often preoccupied with the problem of evil। रीजन है, it is a problem immanent in Christianity। तो यहाँ पर जो जैकोबियन ड्रामा है, जो जैकोबियन ड्रामेटिस्ट है, उनके वर्क्स में हमें इविल, प्रॉब्लम ऑफ इविल का थीम दिखाई देता है। इसका रीजन दिया जा रहा है कि ऐसा जो क्रिश्चियनिटी है उसमें ऐसे फैक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, जो असर्शन है वो भी सही है और जो रीजन है वह भी सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। जैकोबियन ड्रामा जैसे कि जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन के इनके वर्क्स में दिखाई देता है डार्क थीम दिखाई देता है, मोरल करप्शन, रिवेंज, इस तरह के थीम दिखाई जाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन थियोलॉजी में ये सारे जो थीम है वह कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इनके वर्क्स में भी ये दिखाई देते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। फॉलोइंग बुक्स की क्रोनोलॉजी क्या है यह पूछा गया है। अपोलॉजी फॉर पोएट्री, चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ इलियड, किंग लियर, प्लूटार्क, लाइव्स बाय थॉमस नॉट। तो जो किंग लियर है शेक्सपियर का, यह बाद में आएगा। प्लूटार्क का जो ट्रांसलेशन है वो 1579 में आता है। फिलिप सिडनी का अपोलॉजी फॉर पोएट्री 1595 में आएगा। चैपमैन का इलियड का ट्रांसलेशन 1611 में आएगा और जो शेक्सपियर का किंग लियर है वह लास्ट में आएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइडेंस पोएट्री alike in its limitation and in its merit, is thoroughly representative of his age. As a whole, it is marked by a general want of what we are accustomed to call the essentially poetic qualities। तो जो ड्राइडन की पोएट्री है वह उनकी लिमिटेशन और मेरिट्स दोनों को उनकी एज के अनुसार दिखाती है। और इसका रीजन क्या हो सकता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ड्राइडेंस पोएट्री हैड मोर मेरिट्स एंड नो लिमिटेशन। यहाँ पर रीजनिंग में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको हमें पढ़ के जो रीजन है उसमें क्या सही है ये फाइंड करना है। यहाँ पर असर्शन रीजन का प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है। ड्राइडन पोएट्री हैड मोर मेरिट्स एंड नो लिमिटेशन। His age influenced his thought. Essentially, poetic qualities were not found in Dryden's poem. Therefore, his poetry had both limitation and merits। तो जो ऊपर के स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो कहा गया है कि हैड मोर मेरिट्स एंड नो लिमिटेशन, यह गलत होगा क्योंकि लाइन में लिखा है कि विद लिमिटेशन एंड मेरिट्स, यानी दोनों ही पाए जाते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन ए यहाँ पर गलत होगा। बाकी उनकी जो एज है वो उनके थॉट को इन्फ्लुएंस करती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही हैं, तो सिर्फ ऑप्शन ए यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है द पोएट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल्स। और मेटाफिजिकल स्कूल्स के पोएट कौन कौन से हैं? तो जॉन डन और क्रशॉ और वैनहम।
यानी कि ऑप्शन ए और बी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। मेटाफिजिकल स्कूल्स के पोएट्स में आते हैं जॉन डन, अब्राहम काउली, रिचर्ड क्रशॉ, हेनरी वॉगन। ये सारे 17वीं सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोएट्स में आते हैं। अगर हम जेरेमी टेलर और रिचर्ड बॉक्स्टर, थॉमस फुलर और एडवर्ड हायर्ड की बात करें तो ये सारे प्रोज राइटर या थियोलॉजिशियन या हिस्टोरियंस हैं, ये मेटाफिजिकल पोएट्स में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है उसमें जो कैरेक्टर का सैटन का कैरेक्टर है उसके बारे में किसने क्या क्या क्रिटिक, कौन कौन से क्या क्या क्रिटिक्स ने क्या क्या कहा है वह यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस में दिए गए शैली, ब्लैक, विलियम इब्सन और कोलरिज। तो अगर कोलरिज की बात करें तो कोलरिज ने सैटन के कैरेक्टर के लिए कहा था कि मिल्टन वॉज अ ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो ब्लैक ने ऐसा कहा था सैटन के कैरेक्टर और मिल्टन के लिए। और जो सेंसुअल इंडल्जेंस की बात है यह कोलरिज ने कही थी। और विलियम इब्सन की बात करें तो इन्होंने द पोएम इज सो गुड बिकॉज इट मेक्स गॉड सो बैड कहा था। और जो शैली है उन्होंने कहा था कि नथिंग कैन एक्सेड द एनर्जी एंड मैग्निफिसेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ सैटन। तो इस तरीके से सही उत्तर यहाँ पर बी का 3, सी का 2, डी का 1 और ए का 4, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। Which of the following statements are true with reference to Webster's The Tragedy of Duchess of Malfi? तो जो डचेस ऑफ माल्फी वर्क है उसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है या नहीं है यह पूछा गया है। रिवेंज मोटिव इज स्ट्रॉन्ग एंड टेकन एज सैक्रेड ड्यूटी। तो रिवेंज एक सैक्रेड ड्यूटी की तरह नहीं किया जाता है, यह गलत है। द अवेंजर्स आर ट्रेजिक हीरोज। द विक्टिम ऑफ द अवेंजर इज द हीरोइन। तो यहाँ पर जो विक्टिम है वो हीरोइन है जो डचेस ऑफ माल्फी है, तो ये सही है। द लास्ट एक्ट इज डिवोटेड टू द नेमेसिस व्हिच फॉल्स अपॉन द रिवेंजर्स। तो ये भी सही, तो ऑप्शन सी और डी सही है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्क ऑफ बियोमॉन्ट एंड फ्लेचर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो बियोमॉन्ट और फ्लेचर के वर्क हैं उन्हें हमें क्रोनोलॉजी में जमाना है। ऑप्शन है फिलेस्टर, क्यूपिड रिवेंज, मेड्स ट्रेजेडी, द फेथफुल सेपर्डेस। तो जो फेथफुल सेपर्डेस है वह 1608-1609 में आया था। जो फिलेस्टर है वह 1609-1610, जो मेड ट्रेजेडी है वो 1610-11 और जो क्यूपिड रिवेंज है वो 1611-12। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, डी, ए, सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, My vegetable love should grow vaster than empires and more slow. Vegetables in the above lines from Andrew Morwell means। जो वेजिटेबल्स हैं उनकी तुलना किससे की गई है। तो पैसिव तो नहीं है, ये एक्टिव ग्रो हो रहे हैं, ये डल भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द कॉलम का क्वेश्चन। अलेक्जेंडर पोप के वर्क, जॉन ड्राइडन के वर्क, थॉमस ग्रे और जेम्स थॉमसन के वर्क्स। तो अगर हम अलेक्जेंडर पोप का वर्क देखें तो ये है इलियोशा टू अबेलार्ड। जॉन ड्राइडन का वर्क देखें तो ये है एन इवनिंग्स लव। जेम्स थॉमसन का वर्क देखें तो ये है द कैसल ऑफ इंडोलेंस। और थॉमस ग्रे का वर्क देखें डॉन इन अ टब ऑफ गोल्ड फिशेस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन। During the age of Pope, increasing attention was given to lucidity of expression and elegance of form. Reason है the influence of French literature of the day become more marked in the age of Pope। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 18th सेंचुरी पोएट्री इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अ टोन पोएट्री। रीजन है 18th सेंचुरी पोएट्री इज इन द मेन द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस प्लेइंग अपॉन द सरफेस। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट है For fools rush in where angels fear to tread. To err is human, to forgive divine. A little learning is the dangerous thing. ये सारे लाइंस अलेक्जेंडर पोप के कॉन्स्ट्रक्ट्स में आते हैं। तो ये सारे लाइंस हैं वो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म वर्क में दिखाई देते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन रीजन। असर्शन दिया गया है 18th सेंचुरी लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज ऑगस्टन इज। रीजन है पॉप एडिसन स्विफ्ट जॉनसन एंड बक were seen as modern parallels to Horace, Virgil, Cicero, all the brilliant company who made Roman literature famous in days of August। तो जो 18th सेंचुरी है उसे ऑगस्टन एज कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और रीजन भी सही है कि ये जो होरेस विजुअल सिसरो हैं इनके वर्क से इन्फ्लुएंस होकर उस तरीके के वर्क्स लिख रहे थे उनके पैरेलल। तो यहाँ पर रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। The following pastoral poem in English were published in different years. Choose the proper chronological order. Lycidas है, सेफेरडस कैलेंडर है, एडोनिस है और थायरिसिस है। तो इनके ईयर्स की बात करें तो जो सेफर्डस कैलेंडर है वह 1579 में पब्लिश हुई थी। जो लिसिडस है जॉन मिल्टन का वो 1637 में हुई थी। जो अडोनिस है वो पीबी शैली का है 1821 में, और जो थायरसिस है वो मैथ्यू अर्नल्ड का है 1865 में। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी ए सी डी। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन। तो ये पब्लिश हुआ था 1800 में। नेक्स्ट है सर्सन रीजन का क्वेश्चन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था माई हार्ट लिप्स अप में। रीजन दिया गया है अ विलिंगनेस टू एक्सप्लोर द लेस कॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ फीलिंग एंड इंटरेस्ट वाज अकम्पनीड इन द रोमांटिक पीरियड by a more serious concern with the experience and insight of childhood than many previous periods would have thought reasonable। तो यहाँ पर जो assertion और reason है वो दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्क्स को मैच करना है। जो डीजी रोजेटी है उनका वर्क है द ब्लेस्ड डेमोजल। कोलेरिज है इनका वर्क है क्रिस्टाबेल। तो डी का 3 हो जाएगा। तो डी का 3 एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो रोजेटी है उनका वर्क है ब्लेस्ड डेमोजल। मॉरिस विलियम मॉरिस का वर्क है गोल्डन विंग्स। क्रिस्टीना रोजेटी का है अब बर्थडे, और कोलेरिस का है क्रिस्टाबेल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोज टैलेंट्स दैट वेयर वंस माय प्राइड आई फाइंड इट रिक्विसिट टू हाइड फॉर व्हाट इन मैन इज मोस्ट रिस्पेक्टेड इन वोवन फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड। तो ये लाइंस किसने कही है? तो ये लाइंस कही है फ्रांसिस बर्नी, जिसने फैनी बर्नी या मैरी लेपर के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जनरल डिड जॉर्ज एलियट एडिट इन 1850। 1850 में जो जॉर्ज एलियट है उन्होंने कौन से जनरल को एडिट किया था? तो उन्होंने जो वेस्टमिंस्टर रिव्यू है इसको एडिट किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कम टू द विंडो स्वीट इज द नाइट एयर, किसने लिखा है? तो ये लिखा है मैथ्यू अर्नल्ड में लोअर बीच में। तो ऑप्शन ए और सी सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसे स्किप करते हैं। फिर ऑड पेयर
फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोज वर्क को देखते हैं। तो जो और पेयर है वह है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड और कल्चर एंड एनार्की, क्योंकि ये दोनों अलग अलग के द्वारा लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ऑड ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। जो सारे वर्क हैं वो थॉमस कैरलाइल के हैं। जो सिर्फ ऑप्शन ए है जहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड है वो लॉर्ड मैकॉले का है, और कल्चरल और एनार्की वो मैथ्यू अर्नल्ड का है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर मिसमैच पेयर है। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोज वर्क। तो इसमें जो डॉम्बे एंड सन और द हिस्ट्री ऑफ पेंडेनिस है यह रॉन्ग मैचिंग है, क्योंकि बाकी सारे वर्क्स चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखे गए हैं, जबकि हिस्ट्री ऑफ पेंडेनिस है वह विलियम मैकपीस ठाकरे के द्वारा लिखा गया है।